हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट भी नेट इकोनॉमिक्स में माइक्रो ही है। तो हम इसको वेरी स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, ईजीएस्ट वे से स्टार्ट करेंगे, जो हमें ऑलरेडी नोन है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड, तो फर्स्ट आ जाता है व्हाट इज डिमांड। तो अभी हमें पहले पता होना चाहिए डिमांड क्या होता है, देन उसका लो हम समझेंगे। डिमांड पता होगी देन ही लो आएगा। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? किसी गुड की हम क्या क्वांटिटी ले रहे हैं उसको हम डिमांड कहेंगे, उस क्वांटिटी को ही हम डिमांड कहेंगे। पर डिमांड में भी तीन चीज़ें आ जाती है। डिमांड के अंदर क्या आती है? डिज़ायर आती है एंड विलिंगनेस भी आती है। डिज़ायर, विलिंगनेस और डिमांड तीनों ही अलग अलग है, ठीक है। जब तीनों को हम कंबाइन करेंगे तभी वो डिमांड बनेगी। मतलब कोई भी कमोडिटी है तो सबसे पहले उसकी डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है। जब उसकी डिज़ायर होगी देन हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए उसकी। जब विलिंगनेस होगी तब ही वो डिमांड बनेगी, ठीक है। कैसे? जैसे कि डिज़ायर होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मान लो मेरे को है कि कार लेनी है मेरे को, तो ये मेरी डिज़ायर है। अब मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं ले रही, तो वो डिज़ायर है। पर अब मेरी है कि हाँ मेरे को कार लेनी है, पैसे भी है पर मैं ले नहीं रही, तो वो एक विलिंगनेस है, इच्छा जाहिर करती। अगर अब मेरे पास पैसे भी हैं, हम मेरे को लेनी भी है और ले भी रही हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। जब हम एबल है उसे पे करने के लिए, कोई भी कमोडिटी का हम प्राइस पे करने के लिए विलिंग है, तब हम उसे डिमांड कहेंगे। तो डिमांड एक तरफ से हमें कमोडिटी की तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है वो बताती है, ठीक है। डिमांड कभी भी हो सकती है, परचेज किसी भी टाइम हो सकती है। हम डिमांड एक मंथ के हिसाब से कर सकते हैं, हम वीकली डिमांड कर सकते हैं, ईयरली डिमांड कर सकते हैं, कोई भी टाइम पीरियड में हम डिमांड कर सकते हैं और किसी भी टाइम से कर सकते हैं। अगर हमें, जैसे कि हमारी जो हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड में हम मंथली का राशन लेके आते हैं, ठीक है। कई जने वीकली का लेके आते हैं। तो वैसे ही ये डिमांड टाइम पीरियड पे है कि कोई भी टाइम हो सकता है। तो ये वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, कोई भी गिवन टाइम होता है। तो वो ही लिखा हुआ है इसके अंदर कि डिमांड हमारी क्वांटिटी है। डिमांड क्या है? कंज्यूमर की डिज़ायर है कि वो विलिंग भी हो और पे भी करे। डिमांड एक फोटोग्राफिक पिक्चर शो करता है कमोडिटी की टुवार। देन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक अमाउंट है जो कंज्यूमर परचेज करता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो टाइम जैसे वीक है, मंथ है, ये वही लिखा हुआ है। देन हम करते हैं डिमांड का फंक्शन। तो डिमांड का फंक्शन, अब कोई भी कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं हम डिमांड करते, हम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही डिमांड करते हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ों से सेटिस्फाई होते हैं तब ही वो हम चीज़ परचेस करते हैं। तो डिमांड किस पे डिपेंड करती है? तो ये हमारा डिमांड फंक्शन के, जो डिमांड हमारी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है और वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये एक तरह से रिलेशनशिप बताते हैं डिमांड का और फैक्टर्स का। डिमांड और फैक्टर्स में क्या रिलेशन है, किस फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है, तो डिमांड फंक्शन हमें वो ही बताता है। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है कमोडिटी की, वो डिपेंड करते हैं जैसे कि प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी पे, टेस्ट पे, प्रेफरेंस पे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे। तो जो हमारी डिमांड है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके ही हमारी वो डिमांड बनती है। तो इधर यहाँ फॉर्मूले में आ जाता है क्यू डी। क्यू डी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, एफ का मतलब है फंक्शन, पी एक्स का मतलब ऑन प्राइस, कमोडिटी का क्या प्राइस है, आई का मतलब हमारी इनकम, पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ए का मतलब है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो
पी एक्स क्या होता है, प्राइस ऑफ ऑन गुड, यानी कि हमारा खुद का कोई भी, हम जैसे एप्पल ले रहे हैं, एप्पल का क्या प्राइस है, ठीक है, तो ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। सपोज कोई कॉस्टली चीज़ है तो हम उसे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है, अगर वैसे ही कोई चीप होगी तो वो हम ले लेंगे। तो वो हमारी क्या फैक्टर्स बन गया, ये हमारा प्राइस क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया जिससे हम हमारी डिमांड चेंज हो रही है। अगर वो चीप मिलेगी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, अगर वो एक्सपेंसिव मिलेगी तो हम लेस क्वांटिटी में लेंगे। ऐसे ही आ जाता है इनकम। अब इनकम अगर हमारी बहुत ज़्यादा है, हाई इनकम है, तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, मोर डिमांड करेंगे। अगर हमारी इनकम लेस है तो हम लेस डिमांड करेंगे। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रिलेटेड गुड्स होते क्या है। रिलेटेड गुड्स आते हैं जैसे कि हमारे दूसरे गुड्स जो हम ले रहे हैं वो तो ठीक है, उसके साथ वाले जो गुड्स है वो, तो वो दो तरह के आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, देन वो होते हैं सब्सटीट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो कॉम्प्लीमेंट करता है, एक के बिना दूसरे के कोई यूजफुल नहीं है, यूजलेस होते हैं। जैसे कि पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, पेन एंड इंक। सपोज हमने पेन लिया तो हमें इंक भी लेनी ही पड़ेगी, बिना इंक के पेन की वर्थ 0 है, पेन यूजलेस है, ठीक है। तो हमें अगर पेन लेना है, इंक भी चाहिए, इंक ली है तो पेन भी लेना ही होगा। तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देन आ जाता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो हम दूसरे गुड्स को देख के हम डिमांड करें। जैसे कि अगर सपोज कि जो हमारी टी एंड कॉफ़ी हमारी सपोज बहुत कॉस्टली है, तो हम ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे, टी को। और ऐसे उल्टा हो जाए, वैसा वर्सा हो जाए, जैसे कि हमारी टी कॉस्टली हो जाए, कॉफ़ी चीप हो जाए, तो सारे क्या पीपल क्या प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो कॉफ़ी है वो कॉस्टली पड़ती है, तो हम वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो इनके प्राइस पे भी हमारी डिमांड इफ़ेक्ट करती है, तो ये भी हमारा फैक्टर बन जाता है। देन आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब हमें अपनी इच्छा से, टेस्ट मतलब हमारा टेस्ट किस अकॉर्डिंग है उस हिसाब से भी डिमांड करते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम डिमांड करते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है किसी कमोडिटी का, तो हम उस पर भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लो ऑफ डिमांड। मेन आ जाता है हमारा लो ऑफ डिमांड। डिमांड का लो है जो क्या है, अभी हमने डिमांड फंक्शन में क्या किया था कि जो डिमांड है वो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करती है, मतलब ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को। पर लो ऑफ डिमांड में क्या होता है, जो हमारी डिमांड है वो ओनली एंड ओनली प्राइस पे ही डिपेंड करती है, मतलब वो सिर्फ प्राइस से ही चेंज होती है। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो हमारी डिमांड में चेंज आएगा ही आएगा, तो वो ही हमारा लो ऑफ डिमांड कहता है। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, हमारा जो ये इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि हमारा ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। देन अगर हमारे प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आएगा ही आएगा, और दूसरे जितने भी अलग फैक्टर है, अदर फैक्टर्स है, वो क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जैसे कि प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस हाई होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये वैसा वैसा चलता है, ठीक है। तो उसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। जब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है एंड डिमांड प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वर्स। तो वो हमारे को क्या दिखाते हैं, प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है, और अदर थिंग्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लो ऑफ डिमांड। देन आती है हमारी डिमांड कर्व। जब जो हमने अभी पढ़ा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन, कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ रही है, प्राइस के ज़्यादा होने पे डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो वो हमें डिमांड कर्व शेप दिखाएगी, ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कैसे कैसे चलेगा, ठीक है। ये हमें बताएगा किस प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। अगर 1 प्राइस है तो हम कितनी डिमांड ले रहे हैं, 2 प्राइस है तो कितनी, 3 है तो एज ए सोन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये वही लिखा है, तो हम इसमें देख लेते हैं। जहाँ फिगर में देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इधर साइड हमें प्राइस दे रखा है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है। तो देखिए यहाँ पे
हमारा क्या है प्राइस 12, तो 12 पे हमारी डिमांड 10 है, ठीक है। जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ के कितनी हो गई 20 हो गई, यानी बढ़ गई है डिमांड। तो जब प्राइस 8 पे आया डिमांड हमारी बढ़ के और हो गई इंक्रीज 30 हो गई। जब हमारा प्राइस और कम होके 6 हुआ डिमांड और बढ़ती, जैसे ही हमारा प्राइस 2 पे गया तो हमारी डिमांड 60 हो गई, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाता है इन्वर्स। जब भी इन्वर्स होगा तो इसका मतलब है जो हमारी कर्व है वो क्या होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्राइस है, ये आ गया हमारा प्राइस 2 4 6 8 सो ऑन चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 10, ठीक है, 20 30 40 50, ठीक है। तो जब हमारा 2 प्राइस है तो हमारी डिमांड सपोज कितनी है, इतनी होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारी डिमांड बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये ही हमने लिखा है इस टेबल, यहाँ पे भी यही लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹12, यहाँ लिखा है 12 रुपीज़ है तो हमारा हम कितने लेंगे 10 यूनिट्स लेंगे, ठीक है। यहाँ 10 यूनिट्स लेंगे। जब हमारा डिमांड प्राइस कम होके 10 रुपीज़ पे हो जाता है तो हम डिमांड इंक्रीज करके 20 यूनिट हो गए। फर्दर फॉल करेगा, ठीक है, जैसे जैसे होगा ऐसा चलेगा। जैसे यहाँ पे आ गए 2 रुपीज़ होगी तो हमारी डिमांड कितनी होगी 60 यूनिट्स होगी। तो ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।